नमस्कार मित्रों, 17 जून यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट यानी विश्व का वो दिन जो मरुस्थलीकरण और अकाल के खिलाफ है। ये दिन कब से मनाया जाता है? 1995 से। कौन मनाता है इसको? किसके सौजन्य से मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अभी हमारे संसार में जो मिट्टी की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है और बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो एरिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो बंजर भूमि बहुत ज़्यादा बन जा रहा है और मनुष्य जाति को जितना अन्न चाहिए और आगे के दिनों में जितना चाहिए वो निश्चित रूप से उससे वो नहीं निकल रहा और लोड बढ़ा है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। पहले जानते हैं कि ये कब से शुरू हुआ। 1995 ईस्वी से। 1995 ईस्वी को 30 जनवरी को एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। और इस कन्वेंशन में यह तय किया गया कि एक दिन मनाया जाए ताकि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए कि जो कृषि का कौन सा चीज़ हम प्रयोग करें, कौन सा तरीका यूज करें जिससे कि हम ज़मीन का पैदावार बढ़ा सकें। और ये जो इरोजन हो रहा है सॉइल का और उसकी जो पैदावार घट रही है, तो ये क्यों घट रही है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। क्यों ऐसा ज़रूरत आन पड़ा? इसीलिए क्योंकि अभी जो विश्व का आबादी है 7.8 अरब, 2050 में ये 10 अरब से ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो उस केस में जो है कि अभी जो है पूरे विश्व में करीब 80 करोड़ लोग जो है कि भूखे हैं, जो उनको जितना कैलोरी मिलना चाहिए रोज़ वो नहीं मिल पाता। वो भूख के चलते मरते हैं। तो जो 80 करोड़ लोग हैं वो जो भूखे हैं, और एक तरफ तो ये सच्चाई है, दूसरी तरफ ये सच्चाई है कि अभी भी जितना अन्न उपज रहा है उससे इस जितना आदमी अभी है उसका 1.5 गुना आदमी को अभी भी आप खिला सकते हैं। तो एक तरफ अन्न तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है और एक तरफ लोग भूखे भी हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनिटी है, ये जो पैराडॉक्स है, ये इसलिए होता है क्योंकि करीब हमारा 30% अन्न बर्बाद हो जाता। जो हम जिसके लिए बनाए हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाता, वो केवल बनता है और वो कूड़ेदान में जाता। तो ये बात हुआ। कुछ केवल अन्न के द्वारा ही धरती का दोहन नहीं होता। धरती का दोहन जैसे जो हम कपड़ा पहनते हैं तो ये कपास भी ज़मीन में उपजता। तो फैशन इंडस्ट्रीज़ के चलते भी जो है कि ये धरती पर बोझ बढ़ता है। तो जब ये शुरू हुआ था तो पहली बार जब हुआ था, मनाया गया था इस दिन को, तो उस समय जो थीम था तो वो थीम ये था कि हेल्दी लैंड एंड हेल्दी ह्यूमन। तो उस समय का ये था कि अगर आपका ज़मीन हेल्दी है तभी आप हेल्दी रहिएगा, क्योंकि आपका शरीर आपके भोजन से बना है और भोजन अल्टीमेटली ज़मीन से निकलता। लेकिन इस बार का जो टारगेट है, जो इस बार का टारगेट दिया गया है, वो दिया गया है फूड, फीड एंड फाइबर। फूड, फीड एंड फाइबर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर द सप्लाई। तो ये जो टारगेट है फूड, फीड और फाइबर, कि फूड का अर्थ हुआ कि मनुष्य जो खाता, फीड मतलब जो जानवर जो खाता, और फाइबर जो हम कपड़ा पहनते हैं तो वो जो कपास वो धरती से निकलता। फैशन इंडस्ट्री जितना खड़ा है तो वो सब धरती से निकलता है। तो ये सब का डिमांड अल्टीमेटली वो आपके सब मिट्टी को वहन करना पड़ता। और मिट्टी में अब डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी बहुत सारा एरिया अब मरुस्थलीकरण हो रहा है। अब मरुस्थल किसको कहते हैं, डिजर्ट किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन यानी वार्षिक जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो उसको डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। या फिर उसमें जो मॉइस्चर क्वालिटी जो है वो 5 से 65% के बीच में हो। 65% से ज़्यादा रहना चाहिए, तो 5 से 65% के बीच में हो, तो उसको डिसर्टिफिकेशन कहा जाता है। ज़्यादातर जो हम जानते हैं कि डिजर्ट जो है वो गर्म, हम लोग समझते हैं कि डिजर्ट गर्म ही होता, जबकि ऐसा नहीं है। वो डिजर्ट ठंडे एरियाज़ में भी होता। 2 प्रकार का डिजर्ट होता, कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट। तो भारत में कोल्ड डिजर्ट जैसे लद्दाख है और हॉट डिजर्ट जैसे कि आपका थार है। तो इसी ढंग से पूरे संसार में भी है। आप ये समझिए कि मानव जाति करीब पिछले 50 साल में 70% इकोसिस्टम खो चुका है और करीब अभी तक जो ज़मीन उपजाऊ जो सिंचित भूमि थी उसमें से करीब अफ्रीका के साइज़ के बराबर का ज़मीन हम लोग डिसर्टिफाइड कर चुके हैं। सहारा रेगिस्तान जो पिछले 20-30 सालों में
करीब करीब 20% बढ़ गया है, वो एरिया उसका बढ़ते जा रहा, और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा अन्न के उत्पादन पर। तो मनुष्य जाति के पास अन्न कम उपलब्ध होगा। हालांकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का क्षेत्रफल अमेरिका के क्षेत्रफल और चीन के क्षेत्रफल से बहुत कम है। भारत दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है, लेकिन जनसंख्या में ये दूसरा है। तो जब आपके पास क्षेत्रफल कम हो और आबादी ज़्यादा हो तो आपको जो है कि ज़्यादा ज़मीन चाहिए उपज के लिए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर पूरी दुनिया में आप निकालिएगा कि सिंचित भूमि कितना है, तो सिंचित भूमि का जब निकालिएगा आंकड़ा तो भारत का स्थान दूसरा है। हालांकि ये अमेरिका से छोटा है, लेकिन फिर भी भारत में सिंचित भूमि अमेरिका के जस्ट बाद है, सेकेंड रैंक पर है। लेकिन अगर एक्चुअली क्रॉप जहाँ पर उपजता है, सिंचित भूमि है लेकिन हर सिंचित भूमि में क्रॉप नहीं उपजता। तो जिस सिंचित भूमि में क्रॉप उपज रहा है, अगर उस सिंचित भूमि का आप एरिया लीजिएगा तो पूरे भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्रॉपेबल या फिर क्रॉप्ड जो है कि सिंचित भूमि वाला देश है। यानी पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि की आबादी भारतवर्ष में है। तो ये कैसे हो गया जब हमारे यहाँ क्षेत्रफल कम है और जो है कि ये ज़्यादा है, टॉप पर हम लोग हैं। सिंचित इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ करीब करीब 50-60% जो हमारा टोटल एरिया है उसका करीब करीब 50-60% में हम लोग जो है सिंचित भूमि है। हमारे पास जो भूमि है वो 50-60% भूमि जो है वो सिंचित भूमि है। लेकिन जो है कि अगर आप यूएस की बात कीजिएगा, आप अगर चाइना की बात कीजिएगा, तो उन लोगों के पास करीब करीब 10 से 15% ही सिंचित भूमि है। यानी कि हमारे पास जो भी कम ही है क्षेत्रफल, लेकिन ये क्षेत्रफल में ये हम लोग के पास सिंचित भूमि ज़्यादा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हम जो उत्पादन करते हैं जितना ज़मीन में, वो करीब करीब अमेरिका में उतना ही ज़मीन में हमसे 1.5 से दुगना उत्पादन होता है। यानी हमारी इफ़िशेंसी जो है वो ऑल्दो कि हम जो है कि ये हमारे पास सिंचित भूमि ज़्यादा है, मतलब हमारा ज़्यादातर एरिया जो है कि सिंचित है, तो फिर भी हम जो उत्पादन करते हैं, हमारा जो टेक्निक है उत्पादन करने का, तो उसमें उत्पादन कम होता है। और हमारे 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन होगा, अगर यूएस में देखिएगा तो वो उतना ही 1 हेक्टेयर में हमसे 1.5 से 2 गुना उत्पादन होगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दोहन करता है, वो ज़्यादा जो है कि यूज करता है, वो अलग अलग उन्नत खाद भी उसी प्रकार से और छिड़कता है। और ये तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सब तो विरोधाभास है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, ये डिसर्टिफिकेशन से कितना एरिया इफेक्टेड हो रहा है, तो करीब करीब समझिए एक पूरा अफ्रीका का एरिया जो है, उतना एरिया जो है पृथ्वी पर पिछले 50 सालों में डिसर्टिफाई कर दिया गया। दूसरी बात, कितना पॉपुलेशन अफेक्टेड हुआ, तो जितना पॉपुलेशन ये एशिया का है उतना पॉपुलेशन जो है आपका अफेक्टेड हो गया डिसर्टिफिकेशन के द्वारा। तो ये जो आंकड़ा है ये आपको बहुत चौंकाने वाला है। भारत में ऐसे अगर देखिएगा तो भारत में चावल और गेहूँ, तो भारत में चावल अगर प्रति व्यक्ति एक साल में करीब करीब 80 किलो चावल उपजता है और प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 71 किलो गेहूँ उपजता है। यानी चावल ज़्यादा उपजता है, गेहूँ थोड़ा कम उपजता प्रति व्यक्ति। तो भारत तो वैसे सेल्फ सफिशिएंट है। आज भारत में जो इतना चावल और गेहूँ होता है, अगर उसको जोड़िएगा, अन्न होता है, उसको जोड़िएगा तो ये जापान का प्रति व्यक्ति कंजम्पशन से ज़्यादा है। यानी एक जापान का व्यक्ति एक दिन में जितना कंजम्पशन करता है उससे कहीं ज़्यादा भारत उत्पादन करता है। तो ये तो आंकड़ा है, लेकिन फिर हमको क्यों सोचने का ज़रूरत पड़ गया कि आखिर ये डिसर्टिफिकेशन और सॉइल इरोजन ये क्यों समस्या है। ये समस्या इसीलिए है क्योंकि जो वेस्टर्न में जो ज़्यादा ज़मीन का दोहन कर रहे हैं, वो उत्पादन तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एग्रीकल्चर का मेथड है उसके वजह से ज़मीन जल्दी मात्रा में उतना उर्वरकता खो दे रहा है। क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर कहीं पर भी मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है, अब इस मिट्टी में अगर हम इसको खोदेंगे तो करीब 1 फीट का एरिया जो होगा, इसका जो 1 फीट एरिया होगा, ये 1 फीट एरिया में 1 मुट्ठी में कहा जाता है, 1 मुट्ठी मिट्टी में इतना बैक्टीरिया और वायरस है कि वो उतना आदमी पूरा पृथ्वी पर नहीं होगा। और ये जो बैक्टीरिया है जिसको हम गंदगी समझ लेते हैं, आजकल चलन है कोरोना के दौर में, इसको हम लोग गंदगी समझते हैं, जबकि यहीं से सारा चीज़ निकलता है। आप खुद सोच के देखिए, इस पर हम जितना खाद डालते हैं
करीब करीब 70% खाद ये खाता है, 30% खाद जो है वो जो उसका जो खराब रूप है वो आपको अपने उत्पादों में मिलता है। अगर धरती ये काम नहीं करे तो आप कोई भी फल खा नहीं पाइएगा, इतना ज़्यादा उसमें ये रहेगा जो हम पॉइजन यूज करते हैं। और धरती बंजर कैसे होता? हमारे गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के चलते होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी अपने खेतों में कार्बोहाइड्रेट रिच अगर फूड उपजा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अर्थ होता है उसमें जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि पानी का मात्रा ज़्यादा हो, हाइड्रेटेड कार्बन यानी बहुत ज़्यादा पानी हो। तो जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का डाइट आप जो है कि फसल जो होगा वो देखिएगा ज़मीन का ज़्यादा पानी सोख लिया और वो ग्राउंड वाटर को भी ख़त्म कर देगा। तो अगर आप एक बार अगर चावल उपजाए हैं तो उसके बाद आप गेहूं का फसल लगाइए, क्योंकि गेहूं ज़मीन से बहुत कम लेता है, ज़्यादातर वो वातावरण से लेता है और वहीं से नाइट्रोजन लेकर के आपके लिए जो है कि प्रोटीन तैयार करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कोई फसल हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं और काटने के बाद जो है जैसे ये फसल हुआ और काट करके जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको जला देंगे। अब ये जलाने से जो है इससे क्या होता कि तो लाभदायक बैक्टीरिया मर जाएगा और क्या नुकसान होगा। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए जो भी फसल हुआ, आप गेहूँ हुआ, चावल हुआ, उसको निकाल लिए, तो जो निकाल लिए और बाकी जो बच गया, उसका जो तना बच गया, उसका जो ये बच गया, इसको बस काट करके वहीं पर छोड़ दीजिए, इसी पर छोड़ दीजिए। 108 दिन में ये गल के खाद बन जाएगा, ये गल के खाद बन जाएगा खुद ब खुद। और उससे एक और फ़ायदा है, दूसरा फ़ायदा क्या है, ये सॉइल इरोजन को रोकेगा। अगर आप सपोज कीजिए ऐसे कि गिरा दिए हैं, ये जो है पत्ते को गिरा दिए ऐसे करके, ये हम जो है हम निकालना था वो निकाल लिए है ना, और पौधे के तना को और उसका ये को काट करके यहीं पर छोड़ दिए चाहे, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है कि ये पानी को रोक के भी रखेगा और ये सॉइल इरोजन को नहीं होने देगा। जब भी पानी आएगा ये अपने सह लेगा, हवा से भी बचाएगा, वो जो विंड इरोजन होता है और जो है कि आपका वाटर इरोजन होता है उससे भी बचाएगा और मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखेगा ज़मीन में, उसकी वजह से उर्वरकता बढ़ेगा। तो ये जो है बैक्टीरिया खुद पनपेगा। और अब जो राइजोपस बैक्टीरिया होता है जो कि कोई भी दलहन के जड़ में होता, तो उसी के चलते नाइट्रोजन फिक्सेशन होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है लेकिन आपका शरीर उसको नहीं खींच पाता, लेकिन पौधा ये काम आपके लिए करता है। तो आप उसको जिसको सो कॉल्ड कचरा देते हैं, लेकिन वहाँ से आप अमृत निकालते हैं। अब ये तभी तक निकालते हैं, इसका कैपेसिटी है। आप रोज़ का रोज़ खाली दोहन करते जाइएगा और उसको कुछ दीजिएगा नहीं। और आपको क्या पढ़ाया जाता है हम लोग को कि भाई खाद यूज करो, ये करो। अब ये इतना जो तो ज़्यादा खाद यूज कीजिएगा तो इस धरती का जो सैलिनिटी है मिट्टी का वो प्रभावित होगा, और यदि ये सैलिनिटी प्रभावित हुआ तो आज जो है कि आपका उपज ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये जिसको हम गंदा समझ लिए हैं, वास्तव में इससे जुड़ने की आवश्यकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कहा जाता है कि आप जो है कि केचुआ बना कर दे। हम लोग टॉयलेट खेत में करते थे, खेत में टॉयलेट करने से सबसे अच्छा खाद होता था वो। तो सरकार खुले में शौच रोक दिया क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को खाद बेचना था। पूंजीवादी व्यवस्था जो है कि मॉडिफाइड बीज लाया और बीज का पेटेंट करा लिया क्योंकि उससे उसको इनकम होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ उपजाते हैं तो उसका बीज भी रखिए। और जो है कि रोटेशन क्रॉपिंग जो बोलते हैं कि एक बार ये लगाइए दलहन का पौधा तो बीच में जो है कि एक बार वो लगा दीजिए। अब देखिए कहीं भी देखिएगा तो एक बड़ा पौधा है और उसके नीचे छोटा छोटा पौधा भी निकलता है जिसको बीड भी कहा जाता है, जो अनवांटेड पौधा होता है। अब जो ये वीड है, ये वीड से अगर आप बचना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए हम लोग वीडिसाइड यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारा वीड को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा चीज़ है जो आपको ये, अगर हम ये मान के चलें कि हमको 100% उत्पादकता होगा तो वो दोहन हो जाएगा, क्योंकि वीट का भी एक इम्पोर्टेंस है। अल्टीमेटली वही मिट्टी को इरोजन से बचाता है। आप जो पूरा पानी ये कर दीजिएगा, दे दीजिएगा ज़मीन में, तो ज़्यादा पानी देने से भी इरोजन होता है। ज़्यादा पानी दीजिएगा और एक इरोजन का कारण ये भी है कि हम लोग इसका जुताई करते। तो अभी क्या हो गया कि नो टिल फार्मिंग की बात हो रही है, नो टिलेज फार्मिंग। इसमें कोड़ना नहीं है, सीधे सीधी रोप देना है। तो ये जो नो टिलेज फार्मिंग है ये जो है आपके इरोजन को बचाएगा। इससे आपका ज़मीन में इरोजन कम होगा, सॉइल का इरोजन कम होगा, सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रखी जा सकेगी। लेकिन हम लोग अगर उसमें जैसे कि गेहूँ निकाल लिए और गेहूँ निकाल करके अगर हम उसको आग लगा देंगे तो क्या होगा कि लाभदायक बैक्टीरिया भी मर जाएगा और वो फिर हमको लगेगा कि चलो हम नाइट्रोजन तो बाहर से डाल देंगे। लेकिन अब जो डालिएगा बिना बैक्टीरिया के वो जो भी बनेगा वो आपका पॉइजन रहेगा और जो है कि वो आपके और उर्वरकता कम जाएगा।
फिर आप सोचिएगा कि हर बार हम चावल निकाल लें तो वहाँ पर पानी नहीं है आपके पास, तो वो कैसे होगा। जैसे कि महाराष्ट्र में, विदर्भ एरिया में, जहाँ पर कि ज़्यादा शुगर केन निकाला जाता है, तो देखिएगा शुगर केन चूँकि तो सीधी कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जम के पानी खींच लेता है। तो एक बार अगर आप कार्बोहाइड्रेट का, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे कि ये सब लगा दिए हैं, चावल या फिर ये शुगर केन, तो उसके बाद उसमें दलहन का पौधा लगाइए। तो अगर कपास लगाए हैं तो फिर बीच में दलहन लगा दीजिए। दलहन फिर मॉइस्चर को कंट्रोल कर देगा और आपके सॉइल इरोजन को बचाएगा। कभी भी जब बाढ़ आता है तो उस समय क्या होता है, आपका जो अच्छा मिट्टी है वो भी एक दूसरी जगह चला जाता पानी के साथ, तो वो भी आपका जो ऊपरी लेयर है जो कि बहुत फर्टाइल जोन है, 1 फीट अगर गड्ढा कीजिएगा मिट्टी के नीचे तो उसमें मेन चीज़ है जहाँ से कि फसल ऊपर निकलता है। तो रियल जो पैदावार जो चीज़ है वो वही है। आप सोचिए कि 1 फीट अगर आप हटा लेते हैं, 1 फीट को बनाने में 500 साल लग जाता है धरती को, लेकिन उसको आप तुरंत ख़राब कर सकते हैं। आप जो भी लेते हैं सस्टेनेबल तभी कहा जाएगा, जितना आप लेते हैं उतना दीजिए भी, तभी होगा। तो ये डेट मनाने का बात ये है, पर्पस क्या है कि जागरूकता फैलाना, क्योंकि ये केवल सरकार का चीज़ से नहीं होगा, ये लोगों को बीच में भी सब लोगों को ही पता होना पड़ेगा कि ये कितना ज़रूरी है ये करना। तो लोग जाग रहे हैं और रिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और फिर से जो है कि नया नया पौधा लगाया जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका बन रहा है। ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका क्या है, सेनेगल से लेकर के जो यानी कि अफ्रीका महादेश के जो पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग से लेके पूर्वी भाग तक समझिए एक रेखा खींच दीजिए, उतना लंबा में पूरा पेड़ का वो लगाया जा रहा है। वो उसमें करोड़ों पेड़ लगाया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो हवा के चलते सॉइल इरोजन होता है वो सबसे बचा जा सकेगा, और जो पेड़ लगाइएगा तो पानी को भी रोक के रखेगा, तो उसके वजह से भी आपका जो है कि उर्वरकता बढ़ेगा। तो और दूसरा जो चीज़ है जो हम कर सकते, एक कंसेप्ट है मिनिमलिज्म, यानी कि कम से कम में रहना। ये हर लोगों को करना होगा। ठीक है, हमारे पास पैसा है तो आज हम एक कपड़ा पहने, फिर इसको कल दूसरा कपड़ा, फिर परसों तीसरा कपड़ा, या फिर कोई बहुत लोग तो घंटे घंटे कपड़ा बदलते। तो अब ये जो कीजिएगा तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप एक कपड़ा को बनाते हैं, अगर खाली एक कपड़ा बनाना हो, हालांकि बनता तो एक नहीं और भी बनेगा, तो आपको करीब करीब 2500 लीटर जो है कि आपका एक टी शर्ट बनाने में 2500 लीटर पानी देना पड़ा, तब जा कर के एक कपड़ा तैयार हुआ। तो इस ढंग से अगर आप दोहन कीजिएगा, आपको समझना होगा कि ऊर्जा का जो इस प्रकार से दोहन करेंगे हम लोग, और तो फिर क्या होगा कि जो सॉइल का जो कार्बन है वो हट करके वो CO2 वातावरण का कार्बन में कन्वर्ट होगा। यानी धरती पर कार्बन न रह के वो वातावरण का कार्बन बढ़ाएगा, और उसके चलते फिर जो है कि धरती पूरा गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते आपका ग्लेशियर पिघलेगा और बहुत सारा कंट्री का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जैसे फिजी, जैसे मॉरिशस। अभी आपका गंगा सागर करीब करीब 40-50% ख़त्म हो चुका है, वहाँ इतना दूर समुद्र उसको घेर लिया है। तो ये सब बात है जो कि जिसको लोगों को में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाने का चलन शुरू हुआ। और इसमें अच्छी बात यह है कि भारत में भी इस पर काम हो रहा है कि भारत में जो है कि गुजरात से लेकर के वो आपका दिल्ली तक एक बन रहा है, अरावली कॉरिडोर बोलते हैं उसको, वो उसमें जो है कि पूरा पौधा लगाना है। और वो तो अब सब बिहार में भी हमारे यहाँ जो है कि जल जीवन हरियाली का अभियान है। तो वो सब का पर्पस ये है कि आप जो है कि पौधा लगाइए, लेकिन एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएं। आप देखिए, आपको खाद भी नहीं खरीदना पड़ेगा, आप जो पौधा से आप उसका निकाल लिए फल भी, और साथ ही साथ जो है कि वो आपको खाद भी मिल गया, वहाँ से बीज भी निकल गया। वो आपको न बीज खरीदना है न खाद खरीदना है। और कुछ ऐसा पेड़ होता है जैसे कि आपका ये जो है कि आपका गेंदा का फूल, आप गेंदा का फूल भी लगा दिए बीच में, तो जो भी कीड़ा मकोड़ा है वो गेंदा के फूल में अट्रैक्ट होगा और आपका बाकी फसल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सब जो चीज़ है जिसके द्वारा हम जो है डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण से बच सकते, और जो है कि हम ये आपका अकाल से भी बच सकते। क्योंकि अभी जो क्या है 30% जो आपका बर्बादी हो रहा है भोजन का, जो 100% यूज नहीं हो रहा है, तो उसको भी आपको रोकने की आवश्यकता है। नहीं तो इसी धरती पर जब अन्न अधिक ही उपज रहा है, 1.5 गुना ज़्यादा, ज़रूरत से 1.5 गुना ज़्यादा, यानी जितना ज़रूरत है, और तो धरती जो है केवल जो है आवश्यकता पूरा करने के लिए है, ये आपका विलासिता पूरा करने के लिए नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं तो अपने ये को स्थिर करके रखना होगा, अपने जो है कि चाह को
और जो इस प्रकार से दोहन कीजिएगा तो ठीक है, आपके पास पैसा है लेकिन धरती तो एक ही है, तो ये आपको चेतना होगा, नहीं तो फिर 10 गो बीमारी से भी आप खुद भी जूझिएगा और धरती भी जूझेगा। क्योंकि जब तक धरती स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहिएगा, न्यूट्रिशियस। भारत में क्या है, भारत जो है फूड क्वालिटी इंडेक्स में भारत का 71वां रैंक है, 73वां रैंक है पूरे 113 कंट्रीज़ में। तो ये क्यों ऐसा रैंक है? इसलिए रैंक है क्योंकि भारत में जो फूड क्वालिटी है वो गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पर सबको खाने के लिए तो मिल जा रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, और बिना प्रोटीन के आपका इम्यून पावर नहीं बन सकता। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और फाइबर नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। आपको ये चारों को बैलेंस में लेना होगा। लेकिन अभी जो हम लोग भोजन कर रहे हैं हमारा क्वालिटी ख़राब है, हमारे पास बहुत सारा जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है वो हमारे भोजन में उपलब्ध अभी भी नहीं है। पूरे भारत में अगर आप देखिएगा हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे अंडा, जैसे मछली, जैसे चिकन, तो ये सब की उपलब्धता अभी भी 30-40% ही है। तो ये उसको सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि केवल आप न्यूट्रिशन दे दिए, केवल आप उसको चीनी खिला दिए, यानी कार्बोहाइड्रेट दे दिए, स्टार्च दे दिए, तो उससे काम नहीं होगा। आपको प्रोटीन भी एम्पल अमाउंट में देना होगा। और आप देखिएगा कि बहुत सारा चीज़, जैसे कपास लगा दिए उसके बाद सोयाबीन लगा दीजिए तो और अच्छे से होगा और आपको ज़मीन को उर्वरक भी बना देगा। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है कि ज़्यादा मात्रा में पानी सोखता है, ज़्यादा खींचता है ज़मीन से, उसी प्रकार से आपका कपास भी ज़्यादा खींचता है। यानी कि जो इस बार का जो थीम है कि फूड फीड एंड फाइबर, तो फूड फीड एंड फाइबर, जानवर भी जो ज़्यादा ग्रेजिंग करता, तो ज़्यादा जो जानवर ग्रेजिंग करता ज़्यादा बहुत देखिएगा। मंगोलिया क्यों ऐसे हुआ? मंगोलिया का अच्छा खासा इलाका डेजर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर मीट खाते हैं। मीट खाते हैं तो वो पूरा चढ़ जाता, और जब घास नहीं रहेगा वो भी चढ़ जाइएगा तो फिर साल इरोजन होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको। तो सस्टेनेबल के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पौधारोपण कीजिए, मिनिमलिज्म पर आइए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन भोजन करने का, ताकि और अगर आप करते हैं तो मिला भी सकते हैं। जैसे आप किसान हैं तो आप साथ में जो है कि आप वहीं पर मुर्गी पालन भी शुरू कर दीजिए। आपका जो सड़ेगा फसल, जो धान काटे उसको जो उसका जो बच गया वो जब सड़ेगा उसमें केचुआ भी डाल दीजिए। देखिए केचुआ भी पलेगा उसमें, और केचुआ गोबर वगैरह मिला दिया, केचुआ भी पलेगा, और केचुआ को वो खाएगा आपका, उसको आप मुर्गी को भी खिला सकते, तो वो हाई उसका देखिएगा उसके मांस में प्रोटीन बढ़ गया। तो जो इस प्रकार से आप एक साथ दोनों काम कीजिए तो आप एक ही ज़मीन में ज़्यादा आपका ये उत्पादन भी होगा, और साथ ही साथ जो है कि आप जितना भी आर्टिफिशियल खाद यूज करते हैं कोशिश कीजिए कि ये सब आप खुद बनाइए। ये सब का ज़रूरत नहीं है आपको करने का। और जो है कि आजकल जो टिलेज फ्री एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो आपको ज़्यादा उतना कुदाली भी नहीं चलाना है धरती पर। ज़्यादा कुदाली चलाने से भी सॉइल इरोजन होता है। तो इस सब से भी साइंटिस्ट अब कहते हैं कि वो सब भी ठीक नहीं है। आपको सीधे रोपण कीजिए और वो बनाइए आप खुद से, 108 दिन में सड़ जाएगा। वो जो भी पौधा का छोड़िएगा, आप अपना उसका फली निकाल लिए, चावल निकाल लिए, गेहूँ निकाल लिए, और जो है कि दाल निकाल लिए। तो जो बाकी जो बच गया पौधा का, जो बच गया तना बच गया, पत्ता बच गया, उसको आप वहीं सड़ने दीजिए, वहीं पर उसको जलाइए कभी नहीं। तो ये सब सेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपना करके मानव जाति जो है कि सबके लिए फूड का व्यवस्था कर सकता है। और अच्छी बात है कि अब जो है कि लोग जाग भी गया है और इसके लिए हर जगह अब अभियान चला हुआ है। सब जगह जो है लोग पौधारोपण कर रहे हैं, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित तभी रह सकता है जबकि हम अभी जो हम जी रहे हैं, याद रखना है कि हमको अब केवल अपना नहीं, हमारे जो अगले जनरेशन का भी ख्याल रखना है कि हम उसको ऐसी दुनिया दे के जाएँ जहाँ पर वो आबाद रह सके। और हमको अपना श्रम भी कम नहीं करना है, क्योंकि अगर श्रम नहीं कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट आपको 10 बीमारी देगा। आज आप भले बोलते हैं कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्टिव डिजीज़ से ये जो है कि साफ़ सफाई से बच सकते, लेकिन आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये स्ट्रोक, ये सब बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आपको वो भी चेंज करना होगा। याद रखिए, आप अपना भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी ठीक कर सकते, लेकिन जब तक भोजन नहीं बदलेगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो दाल आपके भी फ़ायदे में है, ज़मीन के लिए भी फ़ायदे में है, इसलिए दाल जम के खाइए, और सोयाबीन खाइए, राजमा खाइए, कोई भी जो लेग्यूम प्लांट का पौधा है वो जम के खाइए, और रोज़ टहलिए 1 से 2 घंटा। और ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम से कम कीजिए, ताकि जब आप कम खाइएगा तो वहाँ डिमांड भी कमेगा, और जब डिमांड कमेगा तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो आप एक खेत में उपजाइएगा तो मिट्टी को पूरा बर्बाद कर देगा। तो उसको फिर से भरपाई करने के लिए आप दाल ज़्यादा खाइए, ताकि लोग मार्केट में डिमांड उसी ढंग से जाए और
आपका जो है कि लोग ज़्यादा दाल पैदा करें। गवर्नमेंट भी यही इंसेंटिव गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। तो ये सब कुछ बात था जो आपसे डिस्कस करना था। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन चूँकि चमड़ा को शरीर का आईना कहा जाता, तो हम चमड़े को देखकर शरीर की कहानी को पढ़ लेते हैं। ये कोई भी चमड़ा का डॉक्टर पढ़ लेता है। और अगर हमसे डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। अगर हमसे थायराइड ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। अगर हमसे जो है कि फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी ठीक नहीं होगा तो चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी देख लिए तो फिर स्वास्थ्य से बीमारी से वापस स्वास्थ्य तक पहुंचने में आपको बड़ा आसानी हो जाएगा। तो जब तक आपका ये मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक ये मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक जो है कि आप स्वस्थ नहीं रहिएगा। तो इसको गंदगी नहीं समझिए, यही है जहाँ से हमारा अन्न निकलता है। तो इसको सम्मान देना है। विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो ये सब जो अलग अलग दिन मनाया जाता है, ये इस बात की तस्दीक देने के लिए है, कराने के लिए कि आप भूलिए नहीं। आप कहीं भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं आप पता चला, आप जाते हैं बिग बाज़ार से या फिर कहीं से भी कुछ खरीद कर लेके चले आते हैं, लेकिन आपको पास पैसा बहुत है, आपको कोई मतलब नहीं। इस भारत में करीब 15% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से है। और पहले जो था 1970-60 के दशक में करीब 40% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता था। तो एग्रीकल्चर से जो जीडीपी कमा है, इसका कारण ये नहीं कि आपका उत्पादन कमा है, उत्पादन तो आपका बड़ा है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था स्वामीनाथन के चलते, तो उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन चूँकि बाकी उद्योग धंधा में के चलते आपका जीडीपी बढ़ा है, आपका जो इनकम बढ़ा है, इसीलिए रिलेटिवली इसका कम हो गया है। लेकिन इस पर करीब 30% आबादी निर्भर करता है। इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम जो है कि जहाँ जो मिले उस सबको जागरूक करते रहें, ताकि जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो यही सब बात है। अगर आपसे आगे भी हम मिलते रहेंगे, हर चीज़ पर वीडियो बनाते रहेंगे। और जो है कि ये आपको कुछ भी मन में प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे भी सुन सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जब हम वीडियो बनाएंगे तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो यही सब बातें हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।